हमारा अध्याय है घर्षण घर्षण के बारे में। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार तथा ट्रक चालन को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है, आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? चित्र 12.1। किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? चित्र 12.1। जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, केले के छिलके को दिखाया गया है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। 12.1 घर्षण बल। क्रियाकलाप 12.1। मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2 को धीरे से धकेलिए। आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 12.2 बी। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति की विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। चित्र 12.2 ए तथा बी घर्षण बल तथा कार्य के लिए सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ पर चित्र ए और बी में घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये दिखाया गया है ए और बी में। इस तरह से ये ए है और ये बी है, इसमें ये दिखाया गया है। पुस्तक और फर्श के बीच में घर्षण को दिखाया गया है। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाकलाप 12.2 किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। चित्र 12.3 आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है।
यहाँ चित्र 12.3 कमानीदार तुल्ला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। ये खींचते हुए दिखाया गया है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुल्ला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कमानीदार तुल्ला। कमानीदार तुल्ला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर बल लगने वाले बल को मापा जाता है। इससे एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आसंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कमानीदार तुल्ला को दिखाया गया है इस तरह से। ये इस तरह की होती है, इस तरह की कमानीदार, इसको कमानीदार तुल्ला बोलते हैं। अगला 12.3 किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 12.4 ए आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल उस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए। चित्र 12.4 बी। यहाँ पर ये चित्र ए दिखाया गया है। यहाँ पर ये बिंदु ए को दिखाया गया है। ये दो बच्चों को दिखाया गया है। चित्र 12.4 पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न दूरियों को तय करते हुए दिखाया गया है पेंसिल सेल को विभिन्न पृष्ठों पर। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूंगा। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र 12.5 दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं
तो हमें इस अनंत बंधन इंटरलॉकिंग पर पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे या रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। चित्र 12.5 पृष्ठीय अनियमितताओं को दिखाया गया है। ये पुस्तक का पृष्ठ दिखाया गया है और ये मेज का पृष्ठ दिखाया गया है इस तरह से। हमने यह भी सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अनंत बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। चित्र 12.6 बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। इस चित्र में ये दिखाया गया है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। चित्र 12.6 यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। 12.3 घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए। यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है, जो यहाँ पर चित्र 12.7 घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है, ये दिखाया गया है। श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट
श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते। चित्र 12.7 अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। यहाँ पर चित्र 12.8 घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, ये दिखाया गया है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेच, बॉल, बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हो। चित्र 12.8 आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। कुछ मिनट तक उनकी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। चित्र 12.9 आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। चित्र 12.10 आपने ये देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा यहाँ चित्र 12.9 में हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं, ये दिखाया गया है। यहाँ चित्र 12.10 में घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, ये दिखाया गया है। माचिस की तिल्ली को जलाते हुए दिखाया गया है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। बारह पॉइंट चार घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? चित्र 12.11 ए खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। यहाँ पर चित्र 12.11 में ए में जूते तथा बी में टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है, ये दिखाया गया है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी
या जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? चित्र 12.12। आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों या चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक या मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रिज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रिज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के चित्र 12.12 घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पाउडर छिड़का गया है, दिखाया गया है। गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगता है तो वहां उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। चित्र 12.13 इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपासन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चित्र 12.13 में स्नेहक का प्रभाव दिखाया गया है। सतह फर्स्ट, सतह सेकंड और ये चिकनाई वाली सतह को दिखाया गया है इस चित्र में स्नेहक के प्रभाव को। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, इसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। जैसे चित्र 12.14। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। चित्र 12.14 लोटन घर्षण कम कर देता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लोटन घर्षण को कम कर देता है। क्रियाकलाप 12.4 बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। चित्र 12.15 अब पुस्तक को धकेलिए, आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लौटनी गति कहते हैं। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? यहाँ पर चित्र 12.15 में रोलरों पर पुस्तक की गति को दिखाया गया है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उनकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी
वस्तु पर सरकने की तुलना में लौटने करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लौटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि या हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग करके इसका सामान्य उदाहरण है चित्र 12.16। यहाँ पर ये बॉल बियरिंग को दिखाया गया है। चित्र 12.16 बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देता है। ये बॉल बेरिंग को दिखाया गया है। बारह पॉइंट 6 तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। चित्र 12.17। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में चित्र 12.17 क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। यहाँ पर चित्र 12.17 में एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता को दिखाया गया है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।